तो दोस्तों आज की इस सेशन में हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है परागकण, या इसको लघु बीजाणु भी कहते हैं, जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है। तो इसकी संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो दोस्तों जब हम किसी विशेष टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं तो उसका एक स्पेशल नाम होता है। जैसे ब्रेन के बारे में अध्ययन करना न्यूरोलॉजी कहलाता है, हार्ट के बारे में अध्ययन करना कार्डियोलॉजी कहलाता है, तो उसी तरह से परागकण के बारे में अध्ययन करना पॉलिनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, परागकण को हम लघु बीजाणु भी कहते हैं। परागकण जो होता है ये नर युग्मक उद्भिद होता है। जिसका निर्माण पराग कोश में होता है। और यदि आपने परागकोश की संरचना या पुष्प के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं उसकी संरचना नहीं देखा तो क्या देखा, इस वीडियो में देखिए जाके। हमने सबके संरचना के बारे में बताया है कि परागकण इसके अंदर कहाँ बनते हैं। इसमें फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद ही जाइएगा, ना तो हई सब उड़ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो याद रखिएगा कि जो नर युग्मक उद्भिद परागकण जो होता है इसका निर्माण किसमें होता है, परागकोश होता है। ये नर युग्मक होता है। ठीक है, और ये अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित। अगुणित को इंग्लिश में हैप्लॉइड कहते हैं या संकेत में एन लिखते हैं। अगुणित का मतलब कि जिसके पास केवल एक ही गुण होगा, अर्थात ये जब नर युग्मक है या नर युग्मकोद्भिद है या मेल गैमेटोफाइट है, तो इस कंडीशन में कहेंगे कि इस परागकण के पास केवल नर का लक्षण या गुण होगा। तो एक गुण को हम अगुणित या एन बोल देते हैं, हैप्लॉइड बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर इसमें मौजूद होते हैं। तो गौर से अगर इस डायग्राम में देखिएगा तो इस डायग्राम में आपको दो लेयर दिख रहे होंगे, सबसे बाहर लेयर और एक अंदर की तरफ लेयर है। तो इसमें जो सबसे बाहर लेयर होता है उसको हम बाह्य छोल या इंग्लिश में एक्साइन कहते हैं। ये एक्साइन जो होता है ना, कठोर होता है। कठोर क्यों होता है? तो क्योंकि ये स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ से बना होता है। ठीक है, मतलब बाह्य चोल या एक्साइन जो है ये कठोर होता है, हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि ये स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ से बना होता है। याद रखिएगा दोस्तों, पादप जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ अगर आपसे पूछे ना तो यही होता है स्पोरोपोलिनिन। जैसे हम जानते हैं कि जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ दांत के ऊपर जो मिलने वाला इनामेल होता है वो होता है, उसी तरह से पादप जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ स्पोरोपोलिनिन होता है। अभी कठोर है और सबसे कठोर है तो हम कह सकते हैं कि परागकण को ये सुरक्षा देता है। और ये स्पोरोपोलिनिन अम्लीय प्लस क्षारीय प्रकृति से नष्ट नहीं होने देता है। मतलब अगर परागकण के ऊपर चाहे किसी अम्ल का अटैक हो या किसी क्षार का अटैक हो तो उस सिचुएशन में परागकण कभी खत्म नहीं होंगे, नष्ट नहीं होंगे। तो परागकण को काफ़ी सेफ्टी देता है, उनकी रेजिस्टिविटी को बढ़ा के रखता है। कौन? तो ये स्पोरोपोलिनिन। मतलब अगर स्पोरोपोलिनिन खत्म हो गया ना तो ये परागकण जो है जिसमें भी बनते हैं, जिस भी पादप में बनते हैं, इस परागकण की जो मतलब सिचुएशन है या इसकी जो संरचना ये खत्म हो जाएगी। आज जब नर युग्मक खत्म हो जाएगा तो अगली पीढ़ी आने में दिक्कत हो जाएगा। तो याद रखिएगा स्पोरोपोलिनिन कठोर भी बनाता है, प्लस परागकण को हर सिचुएशन में नष्ट होने से भी बचाता है। तो ये इसका बाह्य संरचना था। ठीक है, बाह्य भाग था। और इसके अंत भाग में देखिएगा तो यहाँ पे जो अंत भाग होता है, ठीक है, इसको हम अंतःचोल या इंग्लिश में इंटाइन कहते हैं। ये इंटाइन जो होता है ना, या अंतःचोल, ये पेक्टिन और सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है? पेक्टिन और सेलुलोज। ठीक है, तो अंतःचोल ये जो इंटाइन था ये दो चीज से बना होता है, पेक्टिन और सेलुलोज। ये भी उसको सुरक्षा देते हैं। मतलब अगर गलती से स्पोरोपोलिनिन टूट गया ना तो हई दूगो लेयर तो हिले है, पॉलन ग्रेन्स को ये दोनों टूटने नहीं देंगे। हालांकि अभी तक ऐसा कोई पदार्थ नहीं बना है इस पृथ्वी पर या कोई केमिकल नहीं बना है जो इस स्पोरोपोलिनिन को तोड़ दे, क्योंकि अम्लीय या क्षारीय ही तो कोई पदार्थ हो सकता है और तोड़ना नामुमकिन है। तो अगर तोड़ भी दिया तो अंतःचोल को बचाने के लिए पेक्टिन और सेलुलोज तो है ना, इसलिए इसके ऊपर दो लेयर बनाया गया ताकि एक टूट जाए तो एक तो बचेगा ना कम से कम। तो एक बचा रहेगा तो जाहिर सी बात है निषेचन की क्रिया होगी और उसकी अगली संतति जरूर आएगी। उसके बाद देखिएगा तो इसके आंतरिक भाग को ना, इसके आंतरिक भाग में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे इसके आंतरिक भाग में कोशिका द्रव होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्मा होता है। हम जानते हैं कोशिका द्रव क्या होता है कि जिसके अंदर सभी अंग एक दूसरे से कांटेक्ट में होते हैं या तैर सकते हैं, या इनके अंदर यांत्रिक क्रियाएं होती है। किसके अंदर? तो कोशिका द्रव में। और इसी के अंदर छोटे छोटे रसधानी पाए जाते हैं जिसके अंदर क्या होता है, तो जिसके अंदर सघन द्रव्य होता है, सघन कोशिका द्रव होता है। ठीक है, यानी डेंस साइटोप्लाज्मा होता है जो इस परागकण को पोषण प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो रसधानी ये हो गया ना, इसमें आपको ना दो कोशिकाएं देखने को मिलेगा। कितना? दो।
दोस्तों हम जानते हैं कि नर युग्मक होता है, ना कि नर युग्मक उद्भिद होता है। अगर नर युग्मक उद्भिद है ना किसी संरचना में, अगर या किसी संरचना का नाम या किसी अगर गैमेट का नाम अगर नर युग्मक उद्भिद है तो याद रखिएगा कि उसमें 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं होने की चांसेस बने रहते हैं। जैसे हम स्पर्म की बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि सर स्पर्म जो है ना ये अकेला एक ही कोशिका है, इसके अंदर और कोशिकाएं नहीं होती हैं। लेकिन परागकण के केस में ना ये नर युग्मक है, बट इसके अंदर 2 कोशिकाएं होती है। कितनी? 2। एक कोशिका को हम काई कोशिका बोलते हैं, जिसके केंद्र को काई केंद्र कहते हैं, ठीक है। और दूसरी जो कोशिका होती है उसको हम जनन कोशिका कहते हैं, और इसके अंदर जो केंद्रक होता है उसको हम जनन केंद्र कहते हैं। तो परागकण या पोलन ग्रेन्स में हम देख रहे हैं कि 2 क्या होती है, कोशिकाएं पाई जाती है। तो 2 कोशिका होने के कारण इसको हम नर युग्मक नहीं कहते हैं, इसको हम नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। जबकि स्पर्म को हम नर युग्मक कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद नहीं कहते स्पर्म को, क्योंकि अकेला ये सेल है। जबकि परागकण में 2 कोशिकाएं होती है, इस वजह से इसको हम नर युग्मकोद्भिद बोल रहे हैं। तो 2 कोशिका में एक कोशिका कायिक होता है, दूसरा जनन कोशिका होता है। तो कायिक कोशिका के अंदर जो केंद्रक मिलेगा उसको कायिक केंद्र कहेंगे। ये केंद्र क्या होता है? बड़ा होता है, यानी कायिक केंद्र क्या होता है? बड़ा होता है, और इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। याद रखिएगा, यानी परागकण के अंदर किस केंद्रक में या किस कोशिका में विभाजन या डिवीजन की क्षमता नहीं होती है, तो दोस्तों याद रखिएगा वो कोशिका है क्या? तो कायिक कोशिका। जबकि जिसमें विभाजन की कैपेसिटी होती है और जो आकार में छोटा होता है वो है जनन कोशिका। और जनन कोशिका का केंद्रक जनन केंद्रक होगा, तो ये आकार में छोटा होता है। ये कोशिका क्या होती है? छोटी होती है। केंद्रक भी तो छोटा ही होगा, और इसमें विभाजन की कैपेसिटी होती है। क्या होती है? विभाजन की कैपेसिटी होती है। मतलब इसमें डिवीजन होने के बाद जब निषेचन होता है तो वो अगली संतति उत्पन्न होती है, जिससे क्या क्या बनता है वो आपको बता दिया पहले वाले वीडियो में, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा आप किससे कि परागकण के अंदर कौन सा ऐसा कोशिका होता है जिसमें विभाजन होता है, जिसमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है, उसका नाम है क्या? तो जनन केंद्रक, सॉरी जनन कोशिका। मतलब उसी के अंदर तो जनन केंद्रक मिलेगा, है ना। याद रखिएगा, इतना सी कहानी, ठीक है। अब इस पूरी संरचना में, इस पूरी डायग्राम में हमने छोटा सा यहाँ पे खाली जगह छोड़ दिया है। इसके छोड़ने का मुख्य रीजन ये है कि जब यह परागकण किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है, वर्तिकाग्र मादा भाग होता है, तो उसके ऊपर जाता है, तो इसी खाली जगह से ना पराग नली बनाता है। क्या बनाता है? पराग नली, जिसको हम पॉलन ट्यूब्स कहते हैं, पॉलन ट्यूब्स। क्योंकि इसके अंदर जो जनन कोशिका है ना या कायिक कोशिका, ये कोशिका निकल के और इसी रास्ते के द्वारा पुष्प के अंडाशय में जाते हैं और कोशिका के अंदर फ्यूज होते हैं, निषेचन की क्रिया होती है। तो ये खाली स्थान जो है ना, जहाँ से इसके अंदर के सभी मटेरियल निकल के जाते हैं, पराग नली बनाकर जाते हैं अंडाशय के अंदर, पुष्प के अंडाशय के अंदर, इस खाली स्थान को हम जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है। तो जनन छिद्र का एक ही काम है कि जब भी जनन छिद्र किसी पुष्प के या परागकण किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तो वहाँ से वो पराग नली बनाता है, ताकि उस परागकण के अंदर सभी मटेरियल निकलकर और अंडाशय में प्रवेश कर सके। तो इतना सा इसका काम था। अब परागकण की संरचना हो गया, ये आकार की बात करते हैं, गोलाकार होता है। तो इतना सा कहानी था क्या परागकण की संरचना के बारे में। आई होप आपको समझ में आएगा। एक बार रिवाइज मारते हैं। हमने कहा था कि परागकण का अध्ययन करना पॉलिनोलॉजी कहलाता है। परागकण जो होता है ये एक नर युग्मकोद्भिद होता है, जिसका निर्माण पुष्प के अंदर परागकोश में होता है। परागकण की संरचना के बारे में बताया कि परागकण जो होता है दोहरी लेयर से बना होता है। सबसे बाहरी लेयर को एक्साइन कहते हैं, सबसे आंतरिक लेयर को इंटाइन कहते हैं। एक्साइन जो होता है इसको बाह्यचोल कहते हैं, जो कठोर होता है, और ये स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से बना होता है, जो अम्लीय और क्षारीय प्रकृति से इसकी सुरक्षा करता है। उसके बाद अंतःभित्ति जो था उसका नाम था इंटाइन, जिसको हिंदी में हम अंतःचोल बोले थे। ये जो होता है पेक्टिन और सेलुलोज से बना होता है, ये भी सुरक्षा के लिए होता है। और इस परागकण के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, जो डेंस साइटोप्लाज्मा भरा होता है, वो पोषण के लिए जिम्मेवार होता है। ठीक है। इसके अंदर 2 कोशिकाएं पाई जाती है, जिसका नाम था कायिक कोशिका, सोमैटिक सेल बोले थे, एक जनरेटिव सेल था। ठीक है। तो कायिक कोशिका के अंदर जो केंद्रक मिलता है उसका नाम है केंद्रक कोशिका, या कायिक केंद्रक बोल सकते हो। और जनन कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसको बोलते हैं जनन केंद्रक। ठीक है। हम कहे थे कि कायिक कोशिका जो होता है इसका आकार बड़ा होता है, और जनन कोशिका का जो आकार होता है छोटा होता है। विभाजन की क्षमता कायिक केंद्रक में या कायिक कोशिका में नहीं होता है, जबकि डिवीजन की क्षमता किस में होता है? तो जनन कोशिका में होता है। इस पूरी संरचना के साइड में एक छोटा सा खाली स्थान था, जिसको हम जनन छिद्र बोले थे। इसके माध्यम से पराग नली बनता है। जब पुष्प के वर्तिकाग्र पर यह परागकण जाता है तब उसके अंदर से निकलते हैं सभी पार्ट्स, और पुष्प के अंडाशय के अंदर जाके निषेचन की क्रिया होती है दोस्तों। तो बस इतनी सी कहानी थी परागकण के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि और भी कोई जटिल डायग्राम है जो बायो से संबंधित हो या केमिस्ट्री फिजिक्स या किसी भी टॉपिक से संबंधित हो, तो कमेंट सेक्शन में पिन कीजिएगा, ताकि उसके ऊपर भी हम वीडियो बना सके। तो इसी के साथ मिलते किसी अदर वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।